रिकॉर्डिंग हाँ। चल रहा है। शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, है ना। आज क्या कराना था मुझे? पंचम भाव। भाव और लास्ट का जो राशि। हाँ, पंचम भाव करना था ना। चलो ठीक है। हाँ, पंचम भाव पे चल रहे थे हम। भाव नहीं, मतलब अभी तो स्टार्टिंग ही है, पंचम को समझ ही रहे हैं, फिफ्थ से क्या क्या देखेंगे। हाँ। है ना, जब पंचम भाव पढ़ोगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो, आज मैंने कोशिश की थी कि मैं एक ऐसे चार्ट का एक इमेज एआई से बनाऊं, पर वो सही नहीं बनी। तो सौरभ जी, अगर आप बना के मुझे दे दो ना ब्लैंक चार्ट एक, तो मुझे बार बार ये बनाना नहीं पड़ेगा टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा ग्रुप अच्छा। में डाल देना एक ऐसे ब्लैंक चार्ट की कोई इमेज। मैं हम्म। उसे डाउनलोड कर लूंगी बस। ठीक है। है ना, उसमें वो सही रहे। मतलब काल पुरुष वाला ऐसा है, कुछ नहीं कुछ नहीं हम। चाहिए, ब्लैंक खाली चाहिए, जैसे ये बन अच्छा रहा है। अच्छा। ठीक है। अच्छा सा बना के, हाँ। चलो श्वेता जी, आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा भाव के बारे में बताया था, उसमें से कोई क्वेश्चन है? और नहीं। दो राशियां बची हैं अभी, 11वीं और 12वीं, है ना, कुंभ और वो भी कर लेंगे। हाँ। पहले इसको कर लेते हैं, है ना, फिफ्थ हाउस। ठीक है, अब फिफ्थ हाउस से क्या बात करेंगे? चलो, फिफ्थ हाउस को हम क्या क्या बोल सकते हैं? पंचम भाव भी कहा जाता है ना। एजुकेशन। आ, पंचम भाव और फिफ्थ हाउस, है ना। एजुकेशन बोलते हैं ना। हाँ, एजुकेशन, हाँ। सबसे पहले जो हम इसका एक छोटा सा नाम है, वो है सुत भाव। जैसे हर भाव का हमने देखा था, कोई धन भाव था, कोई पराक्रम था, कोई सुख भाव था। तो ऐसे ही पंचम भाव का क्या नाम है? सुत भाव। सुत का मतलब क्या हो जाएगा? संतान भाव। तो यहां से हम संतान की भी बात करें। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि चाहे एक संतान हो, दो हो, तीन हो, नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, एक है, दो है, चार है, 10 है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। संतान के लिए एक स्पेसिफिक भाव बनाया गया है। तो हम फिफ्थ हाउस से ही संतान की बात करें, है ना। कैसा होगा, सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आगे का क्वेश्चन है। अभी फिलहाल हम भाव को समझ रहे हैं। हम्म? पंचम भाव हमारे पूर्वार्जित कर्मों का भाव होता है। पूर्वार्जित कर्मों के बारे में स्टार्टिंग वाली क्लास में एक बताया था ना, जो आपको पहला वाला लेक्चर बताया था ना, तीन प्रकार के हमने, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, जब वो पढ़ा था, तो वहां से भी आप समझ सकते हो। बाकी पूर्वार्जित ये कर्मों आपने का कब स्थान कराया? स्टार्टिंग सबसे पहली वाली क्लास में कराया था, एक बार उसको देखना, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पूर्वार्जित कर्मों का स्थान। पूर्वार्जित मतलब पिछले जन्म में किए होंगे मैंने कुछ कर्म, मुझे क्या पता, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, है ना। अब देखो क्या होता है, संतान जो होती है ना, अब इसी भाव से, पूर्वार्जित कर्मों के भाव से ही संतान की बात की गई है। यानी कि संतान मेरे कर्मों का ही फल है। कैसे मेरे कर्म रहे होंगे जो मुझे संतान के रूप में भुगतने को मिल रहे हैं। बहुत से लोग अपनी संतान पाके बहुत खुश हो जाते हैं ना, कि हमारा बेटा कितना होनहार है, हमारी बेटी कितनी अच्छी है, हमारा नाम रोशन कर रही है। बहुत से लोगों को संतान नहीं होता, जिसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग परेशान रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हो भी जाता है, उसके बाद परेशान होते हैं। तो भाई ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है ना। तो इसके बारे में बता पाना या कुछ भी कह पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम पूर्वार्जित कर्मों का स्थान भी कहते हैं। इसको आगे अच्छे से डीप में समझेंगे, जब एक एक पॉइंट का स्पेसिफिक पूरा हम वो करेंगे, जैसे सुत भाव, संतान के लिए अलग से चैप्टर आएगा, हम्म। है ना, तो हम उसको समझेंगे। हमने ट्वेल्थ तक की एजुकेशन फोर्थ हाउस से देखी थी। यहाँ से हम अप टू ट्वेल्थ, मतलब कि सॉरी, अप टू ट्वेल्थ नहीं, ट्वेल्थ के बाद की जो होगी ना, मतलब हमारा ग्रेजुएशन जो होगा, वो हम कहाँ से देखेंगे? वो हमारा फिफ्थ हाउस में आ जाए। अब देखो बीच में ना, एक्चुअली हम एजुकेशन के लिए ना कोई एक भाव नहीं देख सकते। जैसे कल मैंने आपको बताया कि प्ले स्कूल आप सेकंड से ले लो, है ना, यहाँ से प्ले स्कूल आ जाएगा। स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं वो आप थर्ड से भी ले सकते हो, वो फिफ्थ में भी आएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसा नहीं है कि फिफ्थ में नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि जो गेम्स होंगे, उसको आप किसी भी चीज को समझोगे कैसे? पंचम भाव मेरे विवेक को बताता है, मेरी विजडम को बताता है। अब मान लेते हैं आपको चेस खेलना है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या है, आप चेस प्लेयर हो। आपको किस चीज की जरूरत पड़े? वहां आपको बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ेगी ना, विजडम की जरूरत पड़ेगी, विवेक की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना उसकी जरूरत।
तो आप किसी भी भाव को, हर भाव का अपना एक रोल हो जाएगा हर एक चीज में। तो अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यहाँ से है तो यहाँ से भी है, और आगे 8 से भी आएगी। तो सब कुछ ना आपस में लिंक्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिना बुद्धि के, बिना विवेक के, आता तो है मुझे खेलना, लेकिन मुझे कब किस चाल को चलना है। चेस में क्या होता है, अब ये वाली चाल इस टाइम पे चलनी है, मुझे पता है घोड़ा ढाई चाल चलता है, कब चलूं ये तो नहीं पता ना। अगर ये समझ नहीं है मुझे कब चलने की है, तो मतलब मेरा विवेक तो गया। तो इसीलिए पंचम भाव से हम विवेक की यानी विजडम की बात, ठीक है। तो यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी लेके चलेंगे। क्रिएटिविटी की बात हम पंचम से करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोले तो हम सृजन शक्ति भी बोल सकते हैं, यानी कुछ भी सृजनात्मक काम करना, है ना। अब इसमें देखो, इसके बहुत, एक तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि संतान सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है या सबसे बड़ा सृजन है, ऐसे समझ सकते हो। दूसरा, आप किसी भी चीज को सृजन कर पा रहे हो, जैसे घर की एक महिला, आम महिला है, वो कम पैसों में भी उसी पुरानी चीज से भी नई चीज बना सकती है, करती है ना। ऐसे तो गांव में, तो गांव में नहीं, इवन शहरों में भी बहुत सी लेडीज ऐसा करती हैं कि पुरानी पुरानी चीजों से कम खर्चे में बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर देती हैं। तो वो जो क्षमता होती है वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करती है। अगर आप विवेक ही नहीं हो तो आपको क्या पड़ी है पैसे की, अरे हाँ तो सही, फटाफट मार्केट से मंगा लो, इतने इतने देर में हम बनाएंगे, इतने में तो डिलीवरी भी हो जाएगी, आ भी जाएगा। और आजकल तो ब्लिंकिट चल गया, तो फटाफट से हाथ दबाओ, बटन दबाओ और फटाफट से सामान आ जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपकी फिफ्थ हाउस से देखी जाएगी कि किसके अंदर कितना एग्रेशन है, किसके अंदर कितना धैर्य है, उसकी समझ कितनी विकसित है। इसीलिए इसको ना जब बुक्स पढ़ोगे तो यहाँ पे विद्या का स्थान लिखा है। अब तो हम ये ग्रेजुएशन लिख रहे हैं, हम ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ से हम विद्या की बात, है ना। और विद्या क्या देती है, विद्या या ज्ञान का भाव भी बोल सकते हो आप इसको। वो क्या देती है, वो हमारे अंदर वो समझ को विकसित करती है। पंचम भाव से हम मंत्री पद की भी बात करते हैं। मंत्री पद का मतलब यहाँ क्या हो गया, अब हर एक कोई मंत्री तो बनने नहीं वाला, है ना। मंत्री पद का मतलब होता है कि आपको प्रसिद्धि मिल रही है, आप हायर लेवल पे जा रहे हो, मंत्री लेवल तक पहुंच गए, मतलब आप ऊपर लेवल तक पहुंच गए, जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, जिसमें आपका नेम फेम भी हो गया, है ना। और जब आप आगे जब पढ़ोगे ना आगे भावों को, तो ये 10th हाउस आएगा। अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि श्वेता जी अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कर्म स्थान से गणना कैसे करेंगे, तो वो सब अभी आप छोड़ सकते हो, है ना। अभी कंप्लीट करके सारे भावों को फिर वापस में रिवर्स से आएंगे, है ना, तब आपको ये मंत्री पद वाली बात समझ में आएगी। अभी आप ये समझ सकते हो, ये मंत्री पद जिससे हम नेम फेम की भी बात करते हैं, अचानक मिलने वाली प्रसिद्धि की भी बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे पूर्वार्जित कर्मों से जुड़ा रहता है। और इसीलिए यहाँ से हम मंत्री पद की भी बात कर सकते हैं। पंचम भाव मेरे पेट को बताता है। जैसे फोर्थ हाउस में हम लंग्स तक पहुंच गए थे, चेस्ट एरिया तक पहुंच गए थे, अब उससे जब नीचे आओगे नेवल से ऊपर, वो क्या हो जाएगा, वो आपका पेट वाला, मतलब पेट का मतलब खाली स्टमक की बात नहीं कर रही हूँ, एज अ ऑर्गन, पूरा एरिया जो होता है ना, पेट का जो पूरा एरिया पे आप हाथ रखोगे, तो उसकी बात हम कहाँ से करेंगे, उसकी बात हम पंचम भाव से करेंगे। अब आप देखो आयुर्वेद में हमेशा क्या कहा जाता है कि अगर आपका पेट अच्छा है तो आपकी हेल्थ अच्छी है, ऐसे ही कहते हैं ना। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम्म, ये जो छठा भाव है ये मेरे रोग को बताएगा, और हर भाव से 12वां भाव उसकी हानि बताता है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, अभी मैं इसको दोबारा से श्वेता जी आपको रिपीट करके समझाऊंगी। हर हाउस से 12th हाउस उस स्थान की हानि बताता है, तो रोग की हानि हमेशा यही करेगा। यानी अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपके रोग की हानि हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि 12वां भाव क्या होता है वो अभी जब तक 12 पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको समझने में थोड़ा सा लग सकता है कि पता नहीं मैं क्या समझा रही हूँ, कैसे समझा, है ना। तो उसको आप वैसे छोड़ सकते हो। पंचम भाव हमारे दादाजी के बारे में भी बताता है, मेरे दादाजी हैं पंचम भाव, संतान भी और दादा भी। दादा क्यों है ये अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, है ना। जैसे ही भाव पूरे होंगे वैसे ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ से हमने दादा की बात क्यों की। पंचम से हम मंत्र जापों की भी बात करते हैं, है ना, शांति से बैठ के ध्यान लगा के मंत्र जाप करना। किसी भी तरीके के रहस्य की बात भी पंचम से की जाती है, गूढ़ विद्याओं की बात भी पंचम से की जाती है। अब सौरभ जी आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको लगेगा कि वो तो अष्टम से करते हैं, आप ऐसा ही सोचोगे ना, लेकिन पंचम से भी करते हैं।
क्यों करते हैं उसका रीजन मैं बताऊंगी कुछ देर बाद आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पंचम से भी बात करेंगे, वहां से भी बात करेंगे, हर जगह से बात करेंगे। तीसरे भाव से मैंने आपको मित्र बताए थे। अब मैं अगर आपसे कहूं कि पंचम से भी मित्रता की बात होती है, इसका भी रीजन है, इसको भी नोट डाउन कर लो। जो जो मैं कह रही हूँ मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगी, है ना, उसको लिख लेना। पंचम भाव हमारे लव अफेयर्स के बारे में बताता है। आज के टर्म में लव अफेयर हो गया है। बुक्स में अगर देखोगे तो प्रेम संबंध की बात की गई है, मतलब प्रेम लिखा गया है। देखो, अब यहाँ पे ना कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि प्रेम संबंध का मतलब कि लड़का लड़की में प्रेम हो गया फिर शादी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम का मतलब है, अब इसी भाव से संतान की बात की है। अब आप एक बात बताओ, संतान से ज्यादा प्रेम कोई किसी से कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अपने से ज्यादा प्रेम क्या कोई किसी से? हालांकि हम अपने से प्रेम नहीं करते, अपना ध्यान भी नहीं रखते, है ना, वो गलत बात है। लेकिन संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ सकते हो। उसी से प्रेम, संतान को जोड़ा, उसी से प्रेम को जोड़ा, है ना। और वैसे भी शादी वाला जो प्रेम हो, कैसा भी प्रेम, प्रेम के भाव की बात की गई है यहाँ से, कि प्रेम का भाव आपके अंदर कैसा है। अब उसको प्रेम संबंध भी ले सकते हो, उसको लव अफेयर भी ले सकते हो, उसको संतान से प्रेम भी ले सकते हो, उसको खुद से प्रेम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। पंचम भाव आपकी गंभीरता को बताता है। गंभीरता को क्यों बताता है? क्योंकि काल पुरुष में, काल पुरुष मतलब एरीज असेंडेंट का चार्ट, काल पुरुष के चार्ट में है पांचवी राशि होती है। अब श्वेता जी, पांचवी राशि हमने पढ़ रखी है ना। अग्नि तत्व राशि तो है, लेकिन स्थिर राशि भी तो है। अब अग्नि को आपने स्थिरता दे दी है, मतलब अपने गुस्से पे आपने कंट्रोल कर लिया। अब गुस्से पे जब कंट्रोल हो जाता है, और सबसे ज्यादा गंभीरता किसके अंदर होती है? राजा के अंदर होती है ना। राजा के अंदर गंभीरता, नहीं तो उसको तो गुस्सा आएगा कि भाई सामने से आ गया युद्ध करने के लिए कोई, तो चलो लड़ना है, शुरू हो जाओ। ऐसा थोड़ी करता है, वो बैठेगा, समझेगा, उसको गाइड करने वाले और लोग होंगे, यानी कि गुरु, जो उनको सलाह देते हैं, वो सलाह मानते हैं, फिर उसके बाद आदेश देते हैं। एकदम तुरंत थोड़ी ना आदेश दे देगा राजा। आपको तो कितनी सारी मूवीज भी इसके ऊपर बनी हुई है, राजा महाराजाओं के ऊपर, उनको देखो, उससे काफी चीजें पता मतलब पता चल सकती है। ठीक है, आगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो फिफ्थ से कनेक्ट कनेक्ट होके आएंगी, उसको मैं आपको बाद में बताऊं, है ना। चलो, अब आता है हमारा, अच्छा ये पूरी ड्राइंग मिटा देती हूँ एक बार, है ना। अब आता है हमारा सिक्स हाउस। तो एक बार पहले चार्ट बना लेती हूँ, फिर सिक्स के बारे में बताती हूँ। अभी इसमें बहुत सारी चीजें ना रह गई हैं, मैं मोटा मोटा बता के चल रही हूँ, क्योंकि मुझे रिवर्स फिर से दोबारा वन से फिर से एक बार कराना है ये। उसका रीजन है, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। श्वेता जी, एक सेकंड लेती हूँ, है ना, एक मिनट लेती हूँ। हाँ, चलो, पेन कहाँ गया? हम्म, अब आता है छठा भाव, है ना, सिक्स हाउस। मतलब कौन सा वाला हाउस हो जाएगा सिक्स मेरा? ये वाला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिपु भाव। रिपु का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब रोग, ऋण और शत्रु। रोग, अभी मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी आपको, रोग, ऋण और शत्रु, इसका क्या मतलब हो जाएगा? डिजीज और डेथ। ठीक है, और शत्रु मतलब एनिमी। कहने का मतलब है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हमारे लाइफ के स्ट्रगल्स को बताता है, मतलब मेरे जीवन के संघर्षों को बताया। ठीक है,
लाइफ के स्ट्रगल। अब रोग की बात जब हम कर रहे हैं, तो आप देखो यहाँ एक भाव बताया गया है रोग का, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली यही भाव आपको रोग देगा, ऐसा नहीं है। बाकी भाव भी तो रोग दे सकते हैं। मैं कहती हूँ यहाँ से, मैंने अपने फेस की बात की थी, अब आपके चेहरे पे कोई बीमारी है तो वो तो ये वाला भाव बता देगा ना। आपके हाथों में दर्द है तो वो तो ये वाला भाव बता देगा। तो हमने स्पेसिफिक इस भाव को क्यों लिया रोग के लिए? उस इस भाव को इसलिए लिया क्योंकि जब मैंने आपको बुध पढ़ाया था, मर्क्यूरी याद है? मर्क्यूरी पढ़ाया था ना, उसमें मैंने जब तत्व बताया था तो क्या बताया था? त्रिदोष, दोष। मतलब तीनों तरीके के दोष हैं उसके अंदर, वात पित्त कफ। अब जब तीनों तरीके के दोष हैं तो पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्ट कौन सा दोष है ना? कुछ भी डिस्टर्ब हो सकता है आपकी बॉडी में। और काल पुरुष में यहाँ 6 नंबर राशि लिखी होती है। जब काल पुरुष का चार्ट बनाओगे ना, मेष लगन का चार्ट होता है, मैं यहीं पे बना के बता देती हूँ। 4 5 6, तो यहाँ पे 6 नंबर की राशि आएगी, यानी मर्क्यूरी की मूल त्रिकोण राशि, ये वाली। ओके। याद है ना? मर्क्यूरी की मूल त्रिकोण राशि। तो बुध क्या होगा? सबसे ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि ग्रहों का बीमारी का दाता कह सकते हो आप उसको। और बाकी प्लेनेट भी देते हैं, शनि को भी माना जाता है, लेकिन सबसे पहले आप बुध को यहाँ मान के चलो। यहाँ से रोग की बात होती है। दूसरा क्या होता है? ऋण की बात होती है, कर्जे की बात होती है। अब देखो, हमें देखना पड़ेगा, पहले जमाने में जो ऋण होता था ना, वो ज्यादातर लोग लेते नहीं थे, कर्जा वगैरह ऐसा कुछ वो नहीं था। अ, आजकल के जमाने में हर चीज ऋण के ऊपर निर्भर है। भाई किसी को कहीं बाहर पढ़ाई के लिए भेजना है तो भी ऋण ले रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो तो भी ले रहे हो, मकान खरीद रहे हो तो भी ले रहे हो, तो ले ही रहे हैं। बेसिकली तो देखा जाए तो हम तो कर्जे पे ही जी रहे हैं सब लोग, है ना? तो कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमने इस हाउस को स्ट्रगल के का नाम दिया, लेकिन कर्जा लेना आज के सिनेरियो में बुरा नहीं है। कर्जा चुकाना बुरा है। बुरा इन द सेंस, कर्जा चुकाने में स्ट्रगल होगा या नहीं, वो प्रश्न आएगा तो हम उसको सॉल्व करें, है ना? कर्जा तो सब लेते ही हैं थोड़ा बहुत तो। शत्रु, तो शत्रु की बात हम खाली ये नहीं समझेंगे कि मेरे ऊपर आक्रमण होने वाला है, आज मेरे घर के बाहर कोई आ रहा है, या इस भाव को शत्रु भाव कहते हैं तो हर एक का कोई ना कोई शत्रु होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और देखा जाए तो जो मेरे पास भाव है, उसका कोई ना कोई रोल तो मेरे पास आएगा ही आएगा। अब जैसे आपके भी कोई ना कोई शत्रु होंगे, क्या कौन हो सकते हैं? घर में ही शत्रु रहते हैं, है ना? घर में कौन शत्रु रहता है? सास बहू की नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, ऑफिस में कलीग से नहीं बनती। शत्रुता ही है ना, एक तरीके से, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है। मतलब वो ऐसा इंसान जो मेरे मन को नहीं भा रहा, है ना, जो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा कह रहा है, देखा जाए तो वो एक तरीके से एनिमी है। अब पहले जमाने की तरह मेरे पास इतने राजपाट तो है नहीं कि मेरी बाउंड्रीज सेट हो गई हैं और कोई मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। तो वैसा तो कुछ यहाँ पे है ना? तो शत्रु का हमें थोड़ा सा समझने का तरीका पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले थोड़ा सा बस चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो उसको चेंज करेंगे। किसी भी तरीके के विघन को, विघन मतलब रुकावट को, है ना, मतलब बाधा। किसी भी तरीके की बाधा को यहाँ से देखा जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रगल का हाउस कहते हैं। बाधा कैसी भी हो सकती है, बाधा मेरे काम में हो सकती है, मेरे रिलेशनशिप में हो सकती है ना? किसी भी चीज में हो सकती है। और क्या क्या देखते हैं यहाँ से? आ, मामा की बात यहाँ से होती है रिलेशनशिप में। तो मामा के लिए तो एक बहुत बड़ी कहावत है, मामा कंस, है ना? अब वो शत्रु वाले भाव में मामा जी आ गए। अब समझ लो कितनी बड़ी कहावत मामा के लिए है ना? तो इसको तो मतलब मामा का मतलब है कंप्लीट मामा पक्ष। फिर मामी कहाँ से देखेंगे? वो अलग चीज है। वो अभी सब मामा मामी सब यहाँ से दिखने लगेंगे 12 भाव पूरे होने के बाद, है ना? तो अभी आप ये समझ के चलो कि पूरा मामा जो पक्ष है वो हम यहाँ से देखें। चोरी की बात हम यहाँ से करेंगे छठे भाव से। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मेरा ये सामान चोरी हो गया है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप कहाँ से देख के बताओगे? हम 6th हाउस को देखेंगे। तो हम जब क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे तो हम उस चीज को समझेंगे, है ना? और क्या कह सकते हो आप यहाँ से? बॉडी पार्ट्स में अगर देखोगे तो नेवल के आसपास का हिस्सा, देखो मैं अभी खाली आपको आउटर एरिया बता रही हूँ। जब हम इंटरनल बॉडी यानी मेडिकल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि इसमें इंटेस्टाइन आएगी या किसी में लिवर आएगा या कहाँ पे हमारे जो है अंदर का फूड पाइप आएगा, जो भी चीजें वो वहां का है चैप्टर। वहां यहाँ अभी उसको डिस्कस हम नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसको वहां से देखेंगे। डर की बात हम कहाँ से करेंगे?
छठे भाव से करेंगे। डर की बात 8 से भी होती है, लेकिन डर की बात छठे से भी होती है ना। तो क्यों? क्योंकि देखो, जब शत्रु आता है तो आपको क्या लगता है? डर लगता है ना। कर्जा बढ़ गया तो क्या लगेगा आपके मन में? क्या हो जाएगा? आपके मन में डर पैदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो हम यहाँ से डर की बात भी करेंगे, हमारे मन की जो भय है, जो डर है, उसकी बात भी हम यहीं से करें। ठीक है। हमारे बॉडी में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आए, मुझे कफ की शिकायत हो, फोड़ा फुंसी हो जाए, मेरे किसी भी बॉडी पार्ट में कोई सूजन हो जाए, सब कुछ हम यहाँ से देखें। मेरी मेहनत का फल कितना मिलने वाला है। मान लो मैंने परिश्रम किया, मेहनत की, उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी मेरा छठा ही हाउस बताएगा। थोड़ी नई नई चीजें लग रही होंगी सीख पढ़ने में ना, कि कहाँ से ये ऐसा क्यों देखा, तो वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से ऐसा क्यों देखा है। क्लियर हो रहा है सब कुछ श्वेता जी? आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ। ठीक है। बताते रहा करना, एकदम कोई हिंदी इंग्लिश में भी कोई परेशानी हो रही हो, इसीलिए मैं बड़ा आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, बिना जल्दबाजी के। नहीं तो देखा जाए तो ये तो एक क्लास में पूरा हो जाए, पर हम आराम आराम से चलेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मैम एक छठे भाव के लिए एक चीज पूछना था हम्म कि जैसे हमने कहा कि भय हम छठे भाव से देखते हैं, तो अगर हम्म छठे भाव से तो मतलब बाहर का भय, शत्रु से भय हम छठे भाव से देखेंगे, पर अगर अंदर का भय है तब भी छठे भाव से देखेंगे। देखो, भय तो भय है ना, आप पता चल जाएगा अभी। अंदर का भय तो हमारे अंदर की फीलिंग होती है ना, तो फीलिंग तो हमेशा मन में रहती है मन में ना। होती है। हाँ, वो तो हमारे या मन में मृत्यु बेस। का, या वो अभी समझ, मतलब। किस भाव हाँ। से कनेक्टेड है मेरा डर, हाँ। वो देखने का तरीका अलग हो जाएगा। ये भी आप पत्रिका से बता सकते हो कि मेरा जो डर है वो मेरे कौन से हाउस से है। भाई, मेरे को मेरे परिवार की सिक्योरिटी का डर है, किसी चीज के चोरी होने का डर है, या मेरी आदत ही है घबराना, डर, हम्म। है ना। हम्म। तो वो अभी समझ में आ जाएगा आगे। हम्म। सप्तम भाव को हम जया भाव कहते हैं। जया भाव का मतलब होता है स्पाउस हाउस, मतलब अपने पार्टनर का घर। हम्म। स्पाउस हाउस, स्पाउस हाउस कैसे देखेंगे? ये मैं हूं, मान लेते हैं कि ये मैं हूं, तो ये सामने कौन होंगे? मेरे हस्बैंड होंगे। ठीक है। तो जो मेरे लाइफ पार्टनर होंगे उसका घर क्या होता है, उसको हम सातवें भाव से देखते हैं, यानी स्पाउस की बात करें। इससे हम विवाह की बात करेंगे। अब विवाह से संबंधित ना, विवाह एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई मेरा पार्टनर कैसा होगा, मेरी शादी कैसी चलेगी, मेरी सासू माँ कैसी होगी, मेरा ससुराल कैसा होगा, खाना पीना कैसा होगा, कल्चर कैसा होगा। उसे देखने के लिए अदर जो भाव है वो कनेक्ट हो जाएंगे, बाकी जो ग्रह हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन स्पेसिफिक मोटा मोटा अगर आप विवाह की बात करोगे, तो अभी आप सेवंथ को लेके चलो। फिर मेरी सासू माँ कैसे होंगी, वो किसी और हाउस से देखेंगे। मेरे हस्बैंड का खाना पीना कैसा होगा, वो किसी और हाउस से देखेंगे, है ना। मेरे हस्बैंड के छोटे भाई कैसे होंगे, वो किसी और हाउस से देखेंगे। तो मोटा मोटा अभी आप खाली विवाह की बात यहाँ से करो, सातवें भाव से। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है ना? हम्म। सातवां भाव हमारी यात्राओं को भी बताता है। अभी तक मैंने आपको यहाँ से छोटी यात्रा छोटी है। बताई थी ना, अब यहाँ से भी यात्रा की बात है। ठीक है। अब यहाँ की यात्रा कैसी हो सकती है? क्या छोटी होगी? नहीं। यहाँ की यात्रा, इससे लिखा जाता है लंबी यात्रा। लंबी यात्रा की डेफिनेशन पहले और अब थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना। अब लंबी यात्रा अलग हो सकती है। अब यहाँ से विदेश यात्रा को भी आप कनेक्ट कर सकते हो लंबी यात्रा में, क्योंकि विदेश भी क्या होता है ना, हम गए, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, 2 दिन के लिए गए, 3 दिन के लिए गए और फिर वापस आ गए। ऐसा भी हो सकता है ना। तो उसको भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आपके भौतिक सुखों की बात, मतलब मटीरियलिस्टिक जो प्लेजर होते हैं, उसकी बात हम कहाँ से करते हैं? सातवें से करते हैं, है ना। अब सातवें से विवाह की बात होती है। सातवां भाव देखो, शादियों में होता क्या है? दहेज आया गया, शोशाबाजी हुई, नए नए कपड़े पहने, शादी किसी और की, सज रहे हैं हम, खर्चा हो रहा है हमारा, वो सब क्या है? भौतिक सुख है, सब उसका आनंद ले रहे हैं, है ना। तो उसकी और भी इसका रीजन है, चतुर्थ से चतुर्थ होना भी इसका रीजन है, वो आगे बताऊंगी। लेकिन यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हो कि भौतिक सुख की बात होगी। अब काल पुरुष में ना, यहाँ पे सातवीं राशि आती है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवीं राशि आ रही है।
अब आप देखो, जब मैंने आपको पढ़ाया था श्वेता जी सातवीं राशि, तो मैंने क्या कहा था? बैलेंस बनाने की राशि होती है। बैलेंस है नहीं, बैलेंस बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ये चर राशि है, मतलब मूवेबल साइन है और एयर एलिमेंट। और जो चीज एयर एलिमेंट में भी है और मूवेबल भी है, तो वहां फिक्स होने का तो मतलब ही नहीं है, है ना? तो आप हमेशा ये समझो कि मैरिड लाइफ जो होगी ना, वो हमेशा झूलती रहेगी ऐसे कर, एक पलटा इधर, एक पलटा इधर, एक इधर, एक इधर। इसलिए यहाँ पे ये वाला साइन दिया गया है। तो हर साइन क्यों है, उसका वो सिंबल क्यों है, उसमें तो बहुत इतने राज छिपे होते हैं इस चीज में, बस क्या ही बताऊं मैं आपको। बहुत सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, शादी नहीं होगी। अब विवाह का भाव तो कह दिया, लेकिन बहुत से तो लोग ऐसे रहते हैं जो कुंवारे रहते हैं, जिनकी शादी नहीं होती। आप दोनों की हो गई। सर जी, आप मैरिड हो? नहीं। बताओ, आपका सातवां भाव कहाँ है ना? तो ऐसा नहीं है कि खाली विवाह के लिए देखेंगे। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो भी हम यहाँ सातवें से ही बात करेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने शायद पंचम में नहीं बताई, विवाह पूर्व सगाई। अब जहां सगाई होती हो वहां सगाई, सगाई का मतलब क्या होता है कि रिश्ता आपका तय हो गया, बात पक्की हो गई, है ना? तो बात पक्की होने की बात जो होती है वो हम पंचम भाव से करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, दो लोग परिवार होते हैं, आपस में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, है ना? आप कितने अच्छे तरीके से वो एक दूसरे को जान पा रहे हैं। और पहले भाई देखो, सारी पत्रिका देखी जाए तो मेरे जन्म के टाइम पे ये पत्रिका बन चुकी है। अभी तो मेरे कर्म स्टार्ट भी नहीं हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पूर्वार्जित कर्मों से ही मेरी पत्रिका बनी है ना? तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं तो इस पत्रिका के हाथ से तरह से घूम रही हूँ। सिर्फ कर्म करना, जो ये वाला भाव आएगा, ये मेरे हाथ में है। कितना अच्छे से मैं कर सकती हूँ। और एक बार पहली वाली क्लास को फिर सुन लेना तो समझ में आ जाएगा। बॉडी पार्ट की बात करें तो नेवल से नीचे के 4 फिंगर्स नीचे जब आप हाथ रखोगे, तो ये लोअर एब्डोमेन वाला जो पार्ट आएगा ना, वो हम 7th हाउस से देखेंगे। सातवें भाव से हम देखेंगे लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट। सातवां भाव ना हमारे झगड़ों को भी बताता है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, उत्तर कालामृत पढ़ोगे ना, वहां पे ये सब दिया गया है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सातवां भाव हमारे अ, झगड़ों के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि अब वैवाहिक जीवन में होता ही क्या है? क्या होता है वैवाहिक जीवन में? झगड़े ही होते हैं, कला। पहले दिन से झगड़े शुरू हो जाते हैं, कलह शुरू हो जाती है ना? तो वो सारी बातें भी आपको यहाँ से पता। फिर आता है आपका 8th हाउस। 8th हाउस को हम बोलते हैं गुप्त स्थान। गुप्त स्थान का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ स्थान। मतलब छिपी हुई कोई भी ऐसी चीज, मान लो आपका बच्चा कोई बेड के नीचे कोई चीज डाल दे, तो वो तो छिप गई ना, आप ढूंढ नहीं पा रहे उसको, है ना? तो कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसी चीजें जो छिपी हुई हो, हिडन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? गुप्त स्थान बोले, है ना? अब ये कैसा हो सकता है? गुप्त स्थान से तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे इस स्थान से आयु की बात होती है। अब आयु के बारे में क्या हम पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। मेरी एज कितनी है मुझे नहीं पता, है ना? तो हम यहाँ से आयु की बात करेंगे। और किसकी बात कर सकते हैं? यहाँ से हम अपने ससुराल पक्ष की बात कर सकते हैं। ससुराल कहाँ है मेरी, मुझे क्या पता? मान लो मेरी शादी नहीं हुई, या मैं आप लोगों से कहूँ आपकी ससुराल कहाँ है, आपको पता है? नहीं पता। जब हो जाएगी पता चल जाएगी। और वैसे भी ससुराल और मायका आपस में कहाँ किसी को पूरी बात बताते हैं। तो इसीलिए ससुराल को अष्टम भाव में रखा गया है कि हिडन रहने दो, है ना? तो यहाँ से ससुराल पक्ष की भी बात होती है। 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी मतलब एक तरीके से हिंदी में क्या बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को? परिवर्तन। अरे नहीं, रुक जाओ, बड़ा अच्छा सा नाम है इस भाव के लिए ना, एक याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ मतलब अंदर से चेंज होता है ना। मतलब चेंज करना, है ना? किसी भी एक चीज अंदर का से। रूप एकदम से बदल लेना, है ना? उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाना, है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मान लेते हैं मेरे शरीर में बहुत दिनों से एक बीमारी थी और मैं हॉस्पिटल चली गई। अब मेरी बीमारी दूर होके और मैं बहुत अच्छी हो गई, सुंदर हो गई, या मेरा शरीर जो था बेटर होने लगा। तो ये मेरी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन था। मैं ये नहीं कहूंगी कि अष्टम भाव एक्टिव हुआ मेरा, मैं तो बीमार हो गई, मर गई, नहीं। अरे उसने तो मुझे बदलाव दिया मेरे जीवन में, है ना? अब वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा बुरा होगा कैसा होगा, वो बाकी बाद की बात है, जब हम बहुत आगे तक पढ़ेंगे, 2-4 महीने बाद पहुंचेंगे।
वो तब पता चलेगा। अभी आप यहाँ से इतना समझो कि ये बदलाव का भी स्थान होता है। ठीक है। इसके बाद और क्या बता सकते हो यहाँ से आप? और मिट्टी तो हो यहाँ, गया। नहीं नहीं, अभी बहुत सारी चीजें रह रही हैं। यहाँ से आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बता सकते हो, मतलब हम्म, आपको की जो पैतृक संपत्ति होती है ना, पैतृक संपत्ति में देखो, संपत्ति में ना बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि मेरे को खाली प्रॉपर्टी देखनी है, नहीं। मुझे ससुराल से जो गहने मिल रहे हैं, मेरे माता पिताओं से जो मुझे मेरी धरोहर मिली है, चाहे वो आशीर्वाद के रूप में मिली हो, चाहे वो अच्छे कर्मों के रूप में मिली हो, चाहे वो गहनों के रूप में मिली हो, चाहे वो संपत्ति के रूप में मिली, कुछ भी रूप में मिली हो, वो मेरी पैतृक संपत्ति। अब होगा क्या? प्रॉपर्टी कई तरीके की हो सकती है। एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो मेरे पिताजी ने इस लाइफ में बनाई होगी, एक होगी जो मेरे दादाजी ने बनाई थी, पिताजी को दी थी, पिताजी आगे मुझे देंगे, है ना। तो कई तरह के हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी आएगी जो दादाजी ने बनाई होगी, और फिर दादाजी आपके पिताजी को दिया होगा, पिताजी से आपको मिलेगी। कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा सोने का घड़ा, कोई ऐसी सोने की ईंट, है ना। तो वो कोई भी चीज होगी ऐसी, है ना। उसके बाद सडन जो भी आपके लाइफ में इवेंट्स होंगे, सडन इवेंट्स क्या हो सकते हैं? अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं, सडन इवेंट ही तो है। मतलब हम आयु की बात यहाँ से करते हैं, तो हम डेथ की बात भी यहीं से करेंगे। तो डेथ क्या है? सडन इवेंट है, पहले से बताएगी थोड़ी भाई 25 तारीख को तुम चले जाओगे। ऐसे पहले से पता चल जाए तो हम तो मर जाए 25 तारीख का इंतजार करते करते। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सडन इवेंट्स हो सकता है आपकी लाइफ में, इसीलिए इसको एक्सीडेंट का घर भी बोला जाता है। दुर्घटना, है ना, बीमारी। बीमारी हमने छठे से भी देखी थी, बीमारी हम आठवें से भी देखेंगे। आठवां स्थान थोड़ी लंबी बीमारी बताएगा। और आप देखो, जितनी भी लंबी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसरस डिजीज जो होती हैं, वो बिल्कुल लास्ट टाइम में जाके पता चलती है ना। तभी तो छिपी हुई है ना शरीर में, निकल कहाँ रही है बाहर। अगर निकल जाएगी, दिख जाएगी, तो वो छोटी बीमारी में भी तो आ सकती है। और वो तो आपका लक अच्छा होगा जिसको जल्दी पता चल जाता होगा, है ना। तो वो तो खैर आगे की बात है। इसके अलावा गड़ा हुआ धन, गड़ा हुआ धन का मतलब है, गड़ा हुआ धन या लॉटरी का धन भी कई बार इससे बोला जाता है। उसको मैं आगे से धन वाले चैप्टर में अच्छे से बताऊंगी। आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि सडन जो मुझे एकदम से कहीं मनी प्राप्त हो गया, जैसे मेरे साथ आज ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि मुझे इतना का फायदा हो गया। तो वो एकदम से क्या हुआ कि मेरा 8 हाउस एक्टिव हुआ होगा, है ना। मुझे कहीं से सडन एकदम से धन की प्राप्ति हुई। तो उसको आप यहाँ से मतलब इस तरह से समझ सकते हो। और क्या हो सकता है? बॉडी पार्ट की अगर बात करें, तो हमारे जेनाइटल एरियाज की बात कहाँ से होगी? अष्टम भाव से। ठीक है। मैम हम्म। किसी चीज का डिले होना इस भाव से देखेंगे, हर चीज का हाँ डिले। हाँ, वो, हाँ देखो, हर चीज का डिले, हमें स्पेसिफिक ये देखना होगा कि हमारा किस चीज का डिले हो रहा है। क्योंकि आठवां भाव पत्रिका का आठवां भाव है, लेकिन मान लेते हैं संतान का डिले हो रहा है, तो संतान का हम्म, आठवां बता सकता है, संतान का फोर्थ। संतान का। डिले होने का मतलब क्या होगा कि मुझे उस चीज का सुख नहीं मिल रहा, तो हम्म, फोर्थ हाउस भी तो देखा जाएगा ना, खाली एट थोड़ी देखोगे। वो अभी कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगी, क्योंकि आप थोड़े आगे पढ़े हुए हो। फिर श्वेता जी पीछे से रह जाएंगी, तो उन्हें लगेगा पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच गए ये दोनों बात करते करते। तो भाई धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है। समझ में आया आपको? इसमें कोई अभी क्वेश्चन हो तो आप बताओ। नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नाइन्थ हाउस, इसको इरेज करके दोबारा बना देती हूँ। अब देखो, अगर आप मुझे ये चार्ट बना के दे दोगे ना ब्लैंक वाला, तो मुझे ये बार बार इरेज बनाने का चक्कर खत्म हो जाएगा, और वो तो अच्छा। इमेज चाहिए ना आपको, एक या 12 कितने, एक एक ही इमेज। ब्लैंक। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। नाइन्थ हाउस। हम्म, हम्म, नाइन्थ हाउस को हम बोलते हैं भाग्य भाव, लक हाउस। भाग्य भाव, अब भाग्य ना बहुत बड़ी चीज होती है। भाग्य, भाग्य नहीं होगा ना, तो फिर हमें मेहनत के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसलिए भाग्य जो है वो बहुत 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 मायने रखता है हमारे चार्ट में। भाग्य का मतलब आपको समझ में आ गया? लक। लक अच्छा है तो सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा अच्छा हो सकता है ना। जैसा मैंने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी अच्छा हो सकता है। भाग, इसके अलावा इससे हम पिता की बात करते हैं। कई जगह पे पिता की बात टेंथ हाउस से भी की जाती है, लेकिन हम यहाँ पे नाइन्थ हाउस से पिता की बात करें। ठीक है, उसका रीजन है, उसका रीजन आगे क्लियर हो जाएगा आपको, है ना।
तो पिता की बात कहाँ से करेंगे? नाइन्थ हाउस से, क्योंकि पिता ही हमारे भाग्य विधाता होते हैं। भाई हमारा जन्म कैसे हुआ? पिता की वजह से, है ना। हमें पाल पोस के बड़ा करना, सारी जिम्मेदारियां निभाना एक पिता का काम होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि माता का नहीं होता, वो भी एक अलग चीज है, लेकिन पिता का मेन रोल होगा। तो इसलिए हम यहाँ से पिता की भी बात करते हैं। हमारे गुरुजनों की बात, गुरुजनों की बात कहाँ से करेंगे? नाइन्थ से। इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है कि मेरा गुरु मुझसे बड़ा है क्या मेरा छोटा है, मैं किसी से कुछ भी सीख पा रही हूँ, वो मेरा गुरु हुआ ना। तो उसकी बात मैं कहाँ से करूंगी? मैं नाइन्थ से करूंगी। नाइन्थ से हम एजुकेशन की भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। देखो, हमारा हर भाव हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा। एक तो शिक्षा हो जाती है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो आप, कि बच्चा पैदा हुआ, प्ले स्कूल में गया, एक्स्ट्रा करिकुलर सीख रहा है, 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, नौकरी लग गई। ये तो पैटर्न है भैया, ये तो सबको करना ही करना है। 99.9% लोग इसको फॉलो करेंगे। एक होता है लाइफ में हर इंसिडेंट से कुछ सीखना, वो मेरा हर भाव मुझे सिखाता है। खाली दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं, हर भाव, आपका छठा भाव भी आपको सीख देगा। देगा ना, बीमारी हो जाएगी तो सीख मिलेगी ना कि अच्छे से खाना पीना खाओ। सातवां भाव भी सीख देगा। शादी हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, पता चल जाएगा मम्मी ने मना किया था शादी मत करो, हो गई शादी, सीखा लेसन, है ना। इसी तरह आपका हर हर भाव आपका चार्ट का आपको कोई ना कोई सीख देगा। नाइन्थ हाउस से हम अच्छा, एक चीज रह गई, अष्टम भाव हमारा रिसर्च का भाव भी होता है। मतलब कुछ ना कुछ खोजबीन करना, है ना। कुछ भी हो सकता है। रिसर्च का मतलब खाली पढ़ाई से संबंधित रिसर्च नहीं है जिसमें पीएचडी वगैरह या और बड़ी रिसर्च आ सकती है, नहीं। उसके अलावा कुछ भी, अगर आपके बच्चे की आदत है कि वो कुछ ना कुछ खोजबीन करके घर से निकाल लेता है, कहीं से भी निकाल देता है ना, कुछ बातों में से बातें निकालने की आदत होती है, तो वो खोज करने की आदत होती है, तो वो भी आठवां भाव ही बताएगा। एजुकेशन का मतलब नाइन्थ में क्या आ जाएगा, कि जैसे अब आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, आप लोगों का जो पैटर्न था वो खत्म हो गया। एक जो आपने अपना करियर स्टार्ट कर दिया वो हो गया। अब लाइफ में आगे आपका मन कर रहा कि पढ़ लेते हैं ना, कुछ सीख लेते हैं, तो वो वाला जो सीखना होगा ना, वो आठवां और नौवां ज्यादा बताएगा। ठीक है, कि एक लेवल पे आके आपका मन किया कि चलो कुछ यहाँ से सीखा जाए, तो वो हम इससे समझ सकते। ठीक है। हमारे जितनी भी धार्मिक यात्राएं हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस मेरी यात्राओं को बताता है, तो मेरी धर्म से संबंधित यात्राएं, चाहे मंदिर जाने की हो, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ जाने की हो, कैसी भी हो, है ना, कोई भी ऐसी यात्रा, धार्मिक यात्रा, वो मुझे नाइन्थ हाउस से देखनी होगी। मेरे धर्म गुरु हैं, धर्म से संबंधित सारी बातें मेरा नाइन्थ हाउस बताएगा। नाइन्थ हाउस को हम राज्यभिषेक का स्थान भी कहते हैं। राज्यभिषेक का स्थान, अब इसका मतलब क्या हो गया? एक अच्छी पदवी हो गई ना भाई, है ना। अच्छा मान सम्मान हुआ, तो हम मान सम्मान की बात जैसे पंचम से आई थी, वैसे ही मान सम्मान की बात कहाँ से आएगी? नाइन्थ से भी आएगी। फेमस होना, सक्सेस मिलना, मान सम्मान मिलना, वो मेरे नवम भाव के ऊपर डिपेंड करेगा। दान आदि की बात, मंत्रों की बात, पूजा की बात, दान की बात, ये नाइन्थ हाउस से की जाएगी। ठीक है। धन प्राप्ति की बात नाइन्थ हाउस भी बताएगा, सेकंड हाउस नहीं बताएगा खाली कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। भाग्य ही नहीं है तो बैंक में पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ से देखेंगे। बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारा थाइज वाला जो एरिया होता है, जो हमारी थाइज होती हैं, वो हमारा नाइन्थ हाउस बताता है। सिक्स्थ हाउस में ना, मैंने आपको लिखाया था नेवल के आसपास का एरिया, लेकिन सिक्स्थ हाउस में कभी कभी ना कमर की भी बात होती है, मतलब बैक की भी बात छठे से होती है ना। तो उसमें दो जगह से होती है कमर की बात, 10वें भाव पे आएंगे वहां से भी होगी। छठी राशि और 10वीं राशि का वहां पे रोल है, तो उस तरह से देखेंगे उसमें। आगे आता है टेंथ हाउस। अब देखो टेंथ हाउस से हम ना मोटा मोटा देखो तो सिर्फ और सिर्फ कर्म को देखेंगे। कर्म का मतलब क्या हो गया? अब कर्म का मतलब ये नहीं समझेंगे कि भाई मैं नौकरी करने के लिए कुछ काम कर रही हूँ, नहीं। अब बहुत से लोग हैं आज भी काम नहीं कर रहे, पहले तो लेडीज तो खासकर नहीं करती थी पहले, है ना, बहुत कम होता था कि करती थी। तो उनका क्या 10वां भाव नहीं होता था चार्ट में? होता होगा, सबका ही होता है। कर्म का मतलब है कि मैं हर क्षण कुछ ना कुछ कर रही हूँ ना। मैं सांस ले रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, मैं अपने घर को मैनेज कर रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, वो भी तो मेरा काम है। तो आप देखोगे, ये अक्सर क्वेश्चन आता है
कि उस कर्म स्थान में बैठे ग्रहों का फिर क्या फायदा जब आप कुछ काम ही नहीं कर रहे। अरे कौन कहता है काम नहीं कर रहे? काम नहीं करोगे तो फिर हो ही क्यों? जिंदा ही नहीं रह सकते आप बिना कर्म किए, है ना? तो आपका हर वो एक्टिविटी, जब तक सांस चलेगी तब तक कर्म आपका चलेगा ही चलेगा। तो आप यहाँ से किसकी बात करोगे? कर्म की बात करोगे। और राज्य की बात क्यों होती है? ये सब कर्म से ही जुड़े हुए शब्द हैं। राज्य है या नौकरी है ना? नौकरी के लिए हम छठा भाव भी लेते हैं, क्योंकि हम दास बन जाते हैं। नौकरी में क्या है? बंध गए, आपको बांध के रख लिया। फ्रीडम थोड़ी है। स्ट्रगल कहाँ मिलता है? नौकरी में होता है। अपने बिजनेस का तो ठीक है, 9 बजे की जगह 10 बजे शुरू कर लेंगे दुकान, क्या दिक्कत है? लेकिन नौकरी में क्या होता है? टाइम पे पहुंचो भैया, नहीं तो नौकरी गई तुम्हारी। तो वहां पे आपको कैद करके रखा गया है। अब तो खैर वैसा माहौल नहीं है कैद करने वाला, लेकिन है भी, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं है, है ना? तो हर तरीके से, दोनों तरीके से हम उसको देखेंगे। ठीक है। बाकी 10वां भाव और बहुत सारी चीजों को बताएगा, लेकिन वो दूसरी दूसरी बातों से ना लिंक होके आएंगी। जैसे पिता का धन भी आ जाएगा, बच्चे का रोग भी आ जाएगा। उसको मैं अभी 2 मिनट में, अभी श्वेता जी आपको होमवर्क दूंगी एक बड़ा अच्छा सा, उसको आप वहां से समझना, है ना? 10वें भाव हमारे बॉस को भी बताता है, 11वां भी बताएगा, लेकिन 10वां भी बताएगा। मतलब मेरा बॉस, मतलब मेरे कर्म में अगर मुझसे कोई ऊपर अधिकारी है जो डील कर रहा है, तो वहां से हम 10वें से हम उसकी भी बात करेंगे। एक चीज रह गई 7वें भाव में, क्योंकि देखो अब रह क्यों जा रही है, क्योंकि मैं किसी पीडीएफ से तो पढ़ा नहीं रही, तो इसलिए कुछ ना कुछ बीच बीच में रह जाएगा, तो वो साथ साथ याद आता रहेगा। 7वें भाव से हम अपने लाइफ पार्टनर की तो बात करेंगे, अपने बिजनेस पार्टनर की भी बात करेंगे, है ना? बिजनेस में मान लो जैसे कि आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, तो आपका जो बिजनेस पार्टनर होगा उसकी बात भी 7वें से कीजिए, है ना? लेकिन कर्म चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, उसको 10th हाउस से ही देखेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस हमें, हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम 10th हाउस के पास जाएंगे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको नेम फेम कैसी मिली, सक्सेस कितनी मिल रही है, ख्याति कितनी हो रही है, गौरव कितना हो रहा है, आप कैसे महान काम को कर रहे हो, आपकी निंदा हो रही है, वो सब आपका 10th हाउस बता देगा। भाई जैसे कर्म होंगे वैसा ही तो आपकी प्रशंसा होगी। सीधी सी बात है ना? और बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते एक सेकंड भी। तो 10वां भाव तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। फिर आता है 11वां भाव। अब 11वें भाव को हम वृद्धि स्थान कहते हैं। वृद्धि स्थान भी बोल सकते हो, गेन हाउस आप लिख सकते हो श्वेता जी इंग्लिश में, गेन। और इच्छा पूर्ति का स्थान भी बोला जाता है, और लाभ का भाव भी बोला जाता है। ठीक है। अब इसको वृद्धि स्थान क्यों कहते हैं, इसको ग्रहों के हिसाब से मैं बताऊंगी वृद्धि स्थान क्यों कहते हैं। राशि अभी पढ़ाई नहीं है, कुंभ तो थोड़ा सा समझ में कम आएगा, 10 राशि तक हमने पढ़ा था। 11वीं और 12वीं काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये राशियां हमारी अभी रह गई हैं। वैसे आप समझ लो, जो 11वां स्थान होता है वो हर तरीके के लाभ को बताएगा। खाली पैसों का लाभ की बात नहीं होगी, किसी भी तरीके से मुझे फायदा हो रहा है, चाहे मेरे काम से हो रहा है, चाहे मुझे बीमारी में लाभ हो रहा है, चाहे मुझे स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है, चाहे मुझे पैसों का लाभ हो रहा है, चाहे मुझे प्रॉपर्टी का लाभ हो रहा है, चाहे मेरे सुख में वृद्धि हो रही है, हर तरह की वृद्धि कौन बताएगा? मेरा 11वां भाव बताएगा। और इससे हम, इसीलिए इस स्थान को हम इच्छा पूर्ति का स्थान कहते हैं। मतलब मेरी डिजायर है, भाई इच्छा क्या होती है? कि मेरे पास सब कुछ अच्छा अच्छा हो, गाड़ी भी हो, और जो भी मैंने सोचा हो, गहने वो भी हो मेरे पास, मेरा अच्छा जीवन साथी हो, मेरा अच्छा बच्चा हो, अच्छे से पढ़े, वो सब मेरी इच्छाएं है ना। वो सब इच्छाओं के लिए मैं 11वां भाव देखूंगी। अब 11वें भाव की कंडीशन बता देगी कि जिंदगी में कितनी इच्छा पूरी हो रही है, कितनी नहीं हो रही, है ना? अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो ठीक है, मेहनत करते रहो, नहीं हो रही पूरी तो नहीं हो रही, उसमें कर कुछ नहीं सकते। रेमेडी ऐसा काम नहीं करेगी कि आपने रेमेडी की और आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, तो वो भरोसा मत रखना पढ़ने के ऊपर। ठीक है। चलो, और 11वें भाव से हम अपने बड़े भाई बहनों की भी बात करते हैं। जैसे थर्ड से हमने क्या किया था? छोटे भाई बहन। 11वां आएगा बड़े भाई बहन और मित्र। मित्र की कैटेगरी थोड़ी अलग हो जाएगी। जैसे तीसरे भाव में छोटी उम्र, मतलब आपसे थोड़े चाहे 2 महीने छोटे हों, जो उम्र में छोटे मित्र होंगे वो यहाँ से आ जाएंगे। जो उम्र में बड़े मित्र होंगे, उम्र में बड़े भी तो होते हैं ना मित्र, है ना? तो वो कहाँ से आ जाएंगे? वो आपके 11वें भाव से आ जाएंगे। ठीक है। ससुराल का सुख, वो भी आपका 11वां भाव बताता है। ससुराल तो है, लेकिन सुख है या नहीं है?
वो भी तो देखोगे। खाली ससुराल होने से फायदा थोड़ी है। अब ससुराल से सुख कैसे मिलता है? ससुराल में जाओ, अच्छा खाना मिल जाए, खाने को दो बातें मिल जाए, अच्छी पैसा मिल जाए, बढ़िया। वो सब ससुराल का सुख ही है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि शादी होगी या नहीं होगी, उसमें बाकी भावों का भी रोल आ जाएगा। ठीक है, अब आता है 12वां भाव। 12वें भाव को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है व्यय स्थान, एक्सपेंडिचर, है ना, खर्चा। खर्चे का स्थान होता है 12वां। अब 12वां जो नंबर है ना, वो हर चीज का व्यय बता देता है। किसी भी चीज का व्यय हो सकता है। यहाँ पे हम मतलब खाली धन के व्यय की बात नहीं करेंगे। मान लेते हैं मुझे रात को नींद नहीं आ रही, है ना, तो वो भी हम 12वें भाव से देंगे, देखेंगे। इसीलिए बुक्स में लिखा गया है नींद का टूटना। नींद का टूटना मतलब बेचैनी हो रही है, इसीलिए तो नींद टूट रही है। हेल्थ अच्छी नहीं है, इसीलिए नींद टूट रही है। इसीलिए यहां से हम नींद की बात करते हैं। 12वें भाव से हम हॉस्पिटल की बात करते हैं। हॉस्पिटल मतलब अगर मेरा प्रोफेशन है तो भी वहां से देखोगे ऐसा, मेडिकल का। या अगर हो सकता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो भी मैं उससे देखेंगे। हॉस्पिटल का मतलब क्या हो गया कि आप जब जैसे आप आईसीयू में हो गए या हॉस्पिटल में हो गए, तो एक तो आपको केयर की जरूरत हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप बीमार हो। दूसरा, आप वहाँ अकेले हो, आपके साथ चार लोग बेड पे आपके साथ नहीं बैठेंगे, है ना। तो हॉस्पिटल आपको एक बंधन जैसी फीलिंग देता है। तो इसीलिए इस स्थान से हम बंधन की भी बात करते हैं। और बंधन हम कहाँ जाके फील करते हैं या कहाँ बांधा जाता है? जेल में। तो इस स्थान से हम जेल की भी बात करते हैं। ठीक है। आपके जो फीट होते हैं, फीट मतलब जहां आप जूता पहनते हो पैरों में, उसकी बात कहाँ से करते हैं? पैर में स्थान से। इसीलिए जो जेल जेल में बेड़ियां डाली जाती है ना, पैरों में बेड़ियां डाली जाती हैं। ठीक है, उस चीज को भी समझना। 11वें स्थान से भी। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम बॉडी पार्ट भूल गए। 10वें से घुटना लिख लो, कमर लिख लो। कमर छठे में और 10वें में दोनों में आ जाएगी। 11वें में घुटने से नीचे, घुटने और फीट के बीच में, मतलब काफ वाला जो एरिया होगा, वो आ जाएगा 11वें में। 11वें में बीपी वगैरह और बहुत सारी चीजें आएंगी, वो बाद में समझेंगे। 12वें को अगर देखोगे तो 12वें में जो आपका पैर का तलवा होगा ना, वो 12वें में आए, 12वें में आ जाएगा। 12वां स्थान आपका शत्रुओं से मिलने वाला डर भी बताता है। आपके पिता की प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता है। 12वें को मोक्ष का स्थान भी कहा जाता है ना, मतलब मृत्यु और उसके बाद जो मोक्ष मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बड़ी लंबी कहानी है। मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देखेंगे वहां से। ठीक है, वहां से देखा जाएगा। 12वां स्थान आपकी दादी के बारे में भी बताता है। दादी जी कैसी थी, है ना, वो अभी दादी बताती, अभी बताऊंगी इसमें कैसे हमने दादा दादी को देखा। वो अभी आपस में, क्योंकि ना सारे जो भाव होते हैं ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो कनेक्शन मैं आपको बता। मैम, दादी मतलब दादी ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, मम्मी की माँ या पापा का माँ? पापा की माँ। दादा मतलब पापा के पापा, दादी मतलब पापा की मम्मी। ठीक है। 12वां भाव से हम विदेश की बात करते हैं। विदेश का मतलब, देखो, विदेश का मतलब आप ये समझना कि जहाँ एक कल्चर चेंज हो जाए, खान पान चेंज हो गया, है ना, तो वो एक तरीके से विदेशी हो गया। अब तो देखो, अब बहुत ही कॉमन हो गया है विदेश में घूमने फिरने जाना। अब हर हफ्ते भी लोग जाते हैं, काम के सिलसिले में भी जाते हैं। तो यहाँ विदेश के टर्म को जब आगे हम समझेंगे, तो इसको बहुत अलग तरीके से समझेंगे। ऐसे नहीं कि हम नॉर्मल प्रश्न आया कि विदेश जाओगे या नहीं, और ऐसे ही आप बता दो हाँ जाएंगे, नहीं। विदेश जाना और सुखी रहना, दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। ठीक है। तो मोटा मोटा हमने भावों को समझा। अब आपका होमवर्क क्या है? अब आप लोग अपना होमवर्क समझो, और ये होमवर्क मुझे चाहिए ही चाहिए। मैम एक बार मेरा एक क्वेश्चन था। पूछ लो आप। मैम जैसे हमने पढ़ा है कि हम 11वें और 8वें से ससुराल की बात करते हैं, तो क्या हम ससुराल से खाने की बात 7 और 10 और छठा, ये नहीं, तीनों भाव से मैं करेंगे? अभी होमवर्क में देने वाली हूँ, अभी होमवर्क में देने वाली हूँ। श्वेता जी को समझ में नहीं आएगा ना, देखो। श्वेता जी, अभी आपको ना नंबर से याद रखना पड़ेगा। मतलब पहला भाव मतलब लग्न, सेल्फ। दूसरा मतलब धन। तीसरा मतलब पराक्रम।
ठीक है, आप इंग्लिश में लिख लो अपना करेज, है ना, जो भी आपको लिखना हो। फोर्थ मतलब सुख, मतलब हैप्पीनेस। फिफ्थ मतलब संतान, मैं सुख नहीं लिख रही हूँ, बिल्कुल प्योर हिंदी नहीं लिख रही हूँ, संतान। सिक्स मतलब रोग ऋण या संघर्ष का स्थान, मतलब स्ट्रगल हो गया, बीमारी हो गई, कुछ भी हो सकता है। सेवंथ मतलब स्पाउस हाउस लिख देती हूँ, है ना, जया भाव हो जाएगा। आठवां मतलब गुप्त स्थान भी लिख सकते हो, ससुराल स्थान भी, आयु स्थान भी, है ना, जो आपका मन करे वो आप दे दो। नवा मतलब भाग्य। 10वां हो गया आपका कर्म। 11वां हो गया आपका गेन या लाभ या इच्छा पूर्ति का स्थान, और 12वां हो गया व्यय स्थान। अब आपका काम क्या है? मैंने आपको पूछा, श्वेता जी अपने पिताजी का धन बताओ, कहाँ से देखोगे? और यहाँ पे श्वेता जी ये आपका चार्ट है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये श्वेता जी का चार्ट है। श्वेता जी तो यहाँ पे है, लग्न से मैं श्वेता जी को देख रही हूँ। तो श्वेता जी के पिताजी कहाँ है? यहाँ पे है ना। मैंने अभी देखो आपको लिखवाया होगा, 9th हाउस से हम फादर की बात करते हैं, लिखवाया ना, चेक करो। हम्म, अब मैं मेरे शब्द सुनना, पिता का धन, आप यहाँ पे लिख लो नीचे कि पिता का धन देखना है। मतलब धन इन द सेंस आप मान के चलो कि मैं पिता के बैंक बैलेंस की बात कर रही हूँ। तो धन के लिए जा देखो कौन सा हाउस देखते हैं, सेकंड। तो पिता से सेकंड, यानी ये पिता से सेकंड क्या होगा, जैसे मैं और मेरा दूसरा ये, यानी वन ये, टू ये, तो ये मेरा धन हो गया। तो मेरे पिता का धन क्या हो जाएगा, ये, और ये वाला स्थान क्या हो जाएगा, मेरे पिता का धन। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब मैंने आपको ये दादी वाला स्थान बताया था, मतलब ग्रैंड माँ। ये दादी क्यों हुई? क्योंकि पिताजी की मम्मी जो होती हैं वो दादी होती हैं। अब आप देखो, आपकी मम्मी की बात हम कौन से हाउस से करते हैं? आपकी माता कहाँ है यहाँ पे? फोर्थ हाउस। फोर्थ। फोर्थ हाउस। यहाँ ये आपकी माता जी हो गई, है ना, ये आपकी माता जी हो गई। तो भाई पिताजी की माता जी कहाँ जाएंगी? 1 2 3 4। पिताजी की माता जी यहाँ बैठी हुई है ना। तो पिताजी की माता जी कौन लगती हैं? आपकी तो दादी जी लगेंगी ना। पिता की माता आपकी दादी जी हो जाएंगी। तो जब भी दादी का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कहाँ देखूंगी? मैं 12th हाउस के पास चली जाऊंगी। ठीक है। अब मान लेते हैं मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके मम्मी का पैसा कहाँ है? मम्मी के बैंक अकाउंट को हम कहाँ से देखेंगे? तो आप कहाँ जाओगे? ये मदर है आपकी, और ये 1 और ये 2, यानी मम्मी के बैंक अकाउंट की बात कहाँ से होगी? यहाँ से हो जाएगी, मम्मी के धन की बात, है ना, यहाँ से बात हो जाएगी। अब मैं आपसे कहती हूँ कि चलो ठीक है, अब आप मुझे मम्मी की बीमारी बताओ। मम्मी का रोग कहाँ है आपके चार्ट में? बताओ श्वेता जी, ये आपका काम है, अब आप बताओ मम्मी का रोग, ढूंढो। 8 हाउस से होता है। देखो मदर के पास जाओ पहले, मदर ये है। हम्म, रोग का हम्म, स्थान कौन सा होता है? 6, छठे नंबर पे आता है संग, यहाँ पे रोग। हाँ तो मम्मी हाँ। से 6 काउंट कर लो, मतलब 1 2 3 4 पिता के घर। 6। ये वाला स्थान पिता को भी बता रहा है, आपके भाग्य को भी बता रहा है, पर ये मम्मी की बीमारी को भी बता रहा है। अब आप खुद सोचो, खुद सोचो। आपके पास जब भी आप आगे कंसल्टेशन वगैरह दोगे या कुछ भी करोगे, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, मुझे सुख कब मिलेगा? अब उस इंसान से ये पूछो कि आपका सुख तो मैं फोर्थ से देख रहा हूँ, भाग्य अच्छा है, सुख मिल रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन हर स्थान, मम्मी का रोग ये, आपके बच्चे का रोग ये, आपके पिता का रोग ये, आपकी दादी का रोग ये, ठीक है, आपके मामा का रोग ये, कोई भी बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, आप तो परेशान हो ही जाते हो ना। तो आप क्या जीवन भर 100% सुखी हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। चाहे कितने भी ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हों, नहीं हो सकते हो। तो इस चीज को इंसान को मानना चाहिए। अब पत्नी का रोग देखना है, पति का रोग आपके केस में, मान लो ये आपके पति हैं, पति का रोग ये आ गया। आपके छोटे भाई बहन ये हैं, उसका रोग ये, देखो यहां से 6 आ गया। किस किस के रोग, जीवन के संघर्षों को देखोगे। मान लेते हैं आज आपकी नौकरी लग गई, पैसा आ गया आपके पास, आपकी नौकरी लग के आपके पास पैसा आया, बहुत सारा पैसा आया आपके पास, लेकिन उसी दिन आपके पिताजी बीमार हो गए।
क्या आप खुश रहोगे? उस पैसे को एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। No. तो भाई देखो, ये पूरी कुंडली ना, मेरा परिवार सारा मेरा ही है, आपस में हम लोग कनेक्टेड हैं। तो 100% सुख की बात तो करना मत कभी भी लाइफ में, कि कोई भी अच्छी से अच्छी दशा आ जाए, है ना। वो तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, आप उस चीज को कैसे ले रहे हो अपनी लाइफ में। और ये चार्ट में तो अभी तो मैंने मोटा मोटा बताया है आपको, इसमें बहुत बारीकियां छिपी हुई हैं। तो ये आप दोनों का होमवर्क है। मैं आप कल आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ, पर मतलब आगे जो क्लास होगी, हम्म, है ना, दोनों राशियों को पहले कंप्लीट करेंगे आधा घंटे में, 11वीं और 12वीं राशि। उसके बाद मैं आपसे ये थ्योरी पूछूंगी सारी, कि पिता का करियर कहाँ से देखोगे, मम्मी का करियर कहाँ से देखोगे, ससुराल का सुख कहाँ से देखोगे, बच्चे का सुख कहाँ से देखोगे, है ना, अपनी मैरिड लाइफ का सुख कहाँ से देखोगे। ये अगर घुमाना आपको आ गया ना, तो समझ लो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आ जाएगी। कि घुमाने में मतलब इतना परफेक्शन हो जाना चाहिए कि क्विक एकदम घूमना चाहिए, देखा पत्रिका और एकदम दिमाग में सारी चीजें घूमने लगी। तो आप ना ये पत्रिका पहले कुछ दिन, एक आध महीना ऐसे ही हाथ पे से प्रैक्टिस करो बना के देखने की। उसके बाद फिर पत्रिका नहीं होनी चाहिए आपके आंखों के आगे, आपका दिमाग चलना चाहिए ऐसा। आंख बंद करो, अच्छा वहां छठे से छठा, सातवें से सातवां, ये ऐसे, सातवें से चौथा, ये वो ऐसे याद होना चाहिए। जैसे वो एबेकस होता था ना मैथ्स में, आपको पता है ना, वो हम्म। ऐसे डीट से बच्चे करते थे, फिर कुछ दिनों बाद वो दिमाग में करने लगते थे ऐसे ऐसे। वो ऐसा दिमाग चल जाना चाहिए। मैम हम लोग क्या 12वें से 12वां वाली लॉजिक यहाँ नेक्स्ट क्लास में मतलब इसमें बिल्कुल, अभी रिजल्ट तो में इसमें बताएंगे? बहुत डिस्कस करना है, अभी तो नहीं इसमें नहीं, बहुत डिस्कस मतलब करना आपने जो होमवर्क दिया उस रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। है। बताएंगे? हाँ हाँ, अभी नहीं। जितना 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 आप कर अच्छा। पाओ। मान लो मैं आपसे पूछती हूँ, आपके मम्मी की नींद कहाँ से देखेंगे? मम्मी का सोना, के मम्मी रात को अच्छे से सो पाती हैं या नहीं? हम्म। तो भाई आपको पता है सोना हम कहाँ से देखते हैं? 12वें भाव से, नींद की बात। और तो मम्मी का सोना कहाँ से देखेंगे? मम्मी से 12वां, यानी मम्मी की नींद ये हो जाएगी। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, मेरी मम्मी को बड़ी बेचैनी रहती है, दिन रात इधर उधर घूम, मतलब रात को भी चलने की आदत है, ऐसे घूमती रहती है, देखो आपका थर्ड हाउस देखो कैसा है। ठीक है। ठीक। और मैम भाव से भाव तक वाला लॉजिक बाद में। वो तो भावत भाव हमें, उसे तो अभी रहने दो हाँ उसे, ये ठीक है श्वेता ठीक। जी अभी कंफ्यूज हो हाँ जाएंगी, हाँ इतना आगे हाँ ना हाँ, बढ़ाओ ना। ठीक है एक आध ठीक है। क्लास अभी इस थ्योरी पे चलने दो, इस मिस्ट्री को सॉल्व हाँ करो पहले अपने आप से। ठीक है। ठीक है ठीक है। इसीलिए मैं टाइम, इसलिए ना, खुद से जब तक करोगे नहीं तब तक समझ में कम आएगा। हाँ हाँ। वैसे टफ तो नहीं लग रही आपको? आपको तो नहीं लग रही होगी नहीं सर, श्वेता जी आपको नहीं, टफ तो नहीं लग रही? टफ है मैम, थोड़ा चैलेंजिंग है, No. और रियल लाइफ एप्लीकेशन में कितना कर पाते हैं वो मेन है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। और किताबें जो देखो लिखी हुई है वो जितना तो आसान पुराना कर लिखे हुए। दोगे ना इस चीज को, ज्योतिष मुश्किल नहीं है, बना रखी है मुश्किल, आसान कर दोगे जितना उतना आसान हो जाएगी ये। वो तो अपने एक्चुअली ऊपर है आसान हाँ, करना। बुक्स जितने सारे हैं मैम वो सब मतलब बहुत पुराने हैं अभी के बात टाइम देखो, मैं के। अब आपको एक चीज बताऊं, पुराने नई की भी बात नहीं है। जो किताब में लिखा है ना, वो थ्योरी ना 1-1% सही है। लेकिन हम ना क्या है, हम अपनी ही थ्योरी का मजाक बनाते हैं। आपने देखा है आजकल कितनी ज्यादा रील्स और वो चल रही हैं, 300 हम्म। योगों की चर्चा, कुछ नहीं होता योगों से। हमने समझा ही नहीं योग को कभी भी। हम क्या कह देते हैं कि अरे उच्च का प्लेनेट बैठा है, भाई बल्ले ही बल्ले हो गई, है ना, मेरा तो सूर्य उच्च का हो गया, अब तो मैं राजा बनूंगा। पर हमने उस राजा के जीवन को नहीं समझा, कि वो कैसे राजा बना, और उसकी लाइफ राजा बनने के बाद कितनी चैलेंजेस हो, कितने चैलेंजिंग आएंगे उसमें लाइफ में, है ना, कितने चैलेंजेस आएंगे। वो हम भूल जाते हैं, हमें चाहिए बस राजा बन जाऊं किसी तरह। तो ऐसे तो राजा कोई भी राजा नहीं बनता। तो वो चीज आगे बताऊंगी मैं आपको सारी चीजें, वो आप खुद से भी समझो। ग्रहों को ना फील करो। जब आप फील करने लगोगे ना कि मेरे पत्रिका में सेनापति कहाँ पे बैठा है, कौन से हाउस में हम्म। तलवार चल रही है, कहाँ सेनापति है, उस हाउस, उस सेनापति को, वहां पिक्चर को, उसको रिजेंबल करो कि अच्छा इस हाउस में सेनापति है। पैसा कहाँ है मेरा? अच्छा पैसा मेरा यहाँ पे है। चंद्रमा देखो कहाँ है, अच्छा मेरा मन कहाँ घूम रहा है, मेरी मम्मी कहाँ है मेरी पत्रिका में। तो जब वो चीजें देखनी आ जाएंगी ना, और उसको फील करने लगोगे, हर राशि को फील करो, हर तत्व को फील करो, हर ग्रह को फील करो। ठीक है, जब वैसे फील करोगे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए।
नहीं तो वो पढ़ते रहोगे और प्रैक्टिस होगी नहीं और फिर कुछ नहीं आएगा। मैम चार्ट को क्या हमारे चार्ट को मतलब हम हमेशा घुमा के उसको हमेशा फर्स्ट में हमेशा ले ऐसे आएंगे। ही पढ़ना चाहिए, हाँ। वो एकदम से नहीं समझ में आएगा कि कैसे कैसे घुमा के पढ़ें उसको। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे समझ में आएगा। ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है। फिर मिलते हैं हम थर्सडे है ना, कल क, फ्राइडे को तो क, न्यूमेरोलॉजी की क्लास है आपकी। हम्म। और उसके बाद फिर मंडे को ही होएगा, फिर तो नहीं, मंडे को नहीं, मैम वेंसडे वेंसडे को, हाँ। वेडनेसडे को। ठीक है। चलो फिर ठीक। कल न्यूमेरोलॉजी करते हैं पहले। हाँ ठीक। ओके जी, बाय। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।